तो हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज का लेक्चर जो है पॉलिटी पे है, पॉलिटी का लेक्चर नंबर 5। और आज हमें पढ़ना है संविधान का भाग 3, जो क्या कहा जाता है, जिसको बोला जाता है फंडामेंटल राइट। ये जो फंडामेंटल राइट का जो कंसेप्ट है वो हमने लिया हुआ है यूएसए के संविधान से। हमने लिया हुआ है यूएसए के संविधान से। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो संविधान है उसमें एक पॉइंट लिखा है बिल्स ऑफ राइट। उनका एक संविधान है बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। वहीं से हमने अडॉप्ट किया है क्या, फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट। ये फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने बिल्स ऑफ राइट से प्रदान किया हुआ और लिया हुआ है। जो कि जो फंडामेंटल, जैसे आपको पता है कि यूएसए में 10 मूल संविधान है। 10 मूल संविधान है, उनमें से जो एक संविधान है उसको बोला जाता है बिल्स ऑफ राइट। जो कि ये बिल्स ऑफ राइट एक संवैधानिक संवैधानिक रिटर्न है, यानी संविधान में लिखा गया है। इसलिए जो है यूएसए को बोला जाता है फंडामेंटल राइट का जन्मदाता, यानी संवैधानिक जन्मदाता बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? संवैधानिक जन्मदाता जो है वो बोला जाता है यूएसए को। इस संविधान के भाग 3 को ही बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा बोलने का क्या रीजन है? क्योंकि मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, क्योंकि नागरिकों का कुछ अधिकार इसी में लिखवाया गया है, इसी में लिखा गया है। इसलिए जो है इसे बोला जाता है मैग्ना कार्टा। ये जो मैग्ना कार्टा है ये शब्द आया है 1215 ईस्वी में। ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था किंग जॉन। किंग जॉन ने अपने नागरिकों के लिए कुछ अधिकार लिखवाए गए थे, उस अधिकार को ही बोला जाता है मैग्ना कार्टा, जो सबसे पहले आया था अस्तित्व में। इसलिए जो है वहां भी अधिकार लिखवाया गया था, इसलिए वहां के जनता के लिए इसे मैग्ना कार्टा बोला गया। इसलिए जो है हमारी जनता के लिए जो है कुछ अधिकार लिखवाए गए हैं भाग 3 में, जिसे फंडामेंटल राइट बोला जाता है। इसलिए जो है इसको भी बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखेंगे संविधान के भाग 3 को ही बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात आते हैं, समझते हैं ये फंडामेंटल राइट क्या है। देखिए, फंडामेंटल राइट का मतलब होता है फंडामेंटल राइट। मैं 2 पार्ट में इसको बताता हूँ आपको। देखिए, फंडामेंटल राइट मैंने बोला था कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में कुछ राइट लिखे गए हैं। यानी फंडामेंटल का मतलब होता है मूल, और मूल का मतलब है कि वैसे चीजें जो संविधान के मूल संविधान में लिखी गई हैं, यानी उसके में आप प्रावधान बना के जो है आप उसको बदल सकते हैं, लेकिन उसको डिलीट नहीं किया जा सकता, यानी क्योंकि वो मूल संविधान में लिखित है। और भारतीय नागरिकों के लिए वैसे राइट्स जो उन्हें जीने का अधिकार से लेकर भारत में रहने, खाने-पीने, यानी उनके निर्वहन तक का अधिकार देती है। और जो लिखित है किसमें? मूल संविधान में। तो मूल संविधान में लिखा हुआ है, और भारत के नागरिकों और कुछ अन्य नागरिकों को भी कुछ मिले हुए हैं राइट्स, जिसके तहत जो है उनका जीवन यापन, मानसिक विकास, मौलिक विकास या नैतिक विकास हो सके। इसलिए इसे बोला जाता है मूल अधिकार। इसीलिए क्या बोला जाता है? मूल अधिकार। अधिकार में क्या क्या है आपके? नैतिक अधिकार है, मानसिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा का अधिकार है। जो जो अधिकार जो है वो दिए गए हैं, और क्योंकि मूल संविधान में लिखा गया है इसलिए जो इसे बोला जाता है मूल अधिकार। और ये मूल अधिकार के चलते हमारी मौलिकता बरकरार रहती है, यानी हम मौलिकता बरकरार रखते हैं अपनी, इसलिए इसे बोला जाता है मौलिक अधिकार। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। अगर डिमांड देखें, अगर फंडामेंटल राइट की अगर हम डिमांड की बात करें, तो फंडामेंटल राइट की जो सर्वप्रथम डिमांड है, जो डिमांड है वो की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा। चूंकि ये वर्बल डिमांड थी तो इसको इतना लाइकली नहीं लिया गया, क्योंकि जो एनी बेसेंट के द्वारा जो मांग की गई थी वो मौखिक डिमांड थी, तो इसलिए जो है उसके पास कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट रिटन डिमांड की अगर हम बात करें, यानी फर्स्ट लिखित मांग की अगर हम बात करें, तो वो किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। वो किसमें किया गया था? उनके नेहरू रिपोर्ट में, उनके नेहरू रिपोर्ट में। और इसी नेहरू रिपोर्ट के बेस पे जो है 1931 का जो कराची सेशन हुआ था, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था, याद रखेंगे। और जो 19 का 31 का जो कराची सेशन हुआ था, तो 1931 के कराची सेशन में कांग्रेस ने इसको अडॉप्ट किया। ठीक है, और कांग्रेस के बिहाफ पे जो है गांधी जी को भेजा गया सेकंड गोलमेज सम्मेलन में, अंग्रेजों से क्या मांगने के लिए? फंडामेंटल राइट मांगने के लिए। तो अंग्रेजों के द्वारा ये बात कही गई थी कि आप जाइए, जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा तो उसमें जो है आपके लिए जो है कुछ अधिकारों का जो प्रावधान किए जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि 1935 के से जो है हमने 70 से 80% संविधान लिया हुआ है, लेकिन फंडामेंटल राइट उसमें लिखित नहीं था, उसमें लिख के नहीं आया था। इसलिए हमने वो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? हमने यूएसए से लिया है, क्योंकि यूएसए के मूल संविधान में एक बिल ऑफ राइट के नाम से एक डॉक्यूमेंट है, जिसपे वहां के नागरिकों के लिए कुछ मूल संविधान में कुछ अधिकार लिखे गए हैं। इसलिए जो हमने वो कॉन्सेप्ट ही कहाँ से लिया हुआ है? यूएसए से। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। जो कि हमारे कुछ अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है, इसीलिए जो है भाग 3 को ही बोला जाता है मैग्ना कार्टा। अब उसके बाद हमने देखा कि जो पहली वर्बल डिमांड है वो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, लेकिन पहला जो रिटन डिमांड है वो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में आया था। उसी नेहरू रिपोर्ट के बदौलत जो है 1931 में जब कराची का सेशन हुआ कांग्रेस का, कराची अधिवेशन, तो कराची अधिवेशन में जो है उनकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसी कराची सेशन में ये डिसाइड किया गया कि भारतीयों के लिए फंडामेंटल राइट की मांग करने के लिए सेकंड राउंड टेबल सेशन में जो है, कॉन्फ्रेंस में जो है गांधी जी कहाँ जाएंगे? लंदन। और वहां जाके जो है भारतीयों के लिए फंडामेंटल राइट की मांग करेंगे। गांधी जी वहां गए और खाली हाथ आए, बस एक शब्द वहां से लेकर आए। उस शब्द का क्या नाम था कि आप जाइए, जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भेजा जाएगा तो उसमें प्रावधान किए जाएंगे।
जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जिससे हमने 70 से 80% संविधान लिया हुआ है, लेकिन उसमें से हमने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट नहीं लिया हुआ है। तो क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, यानी हम 70 से 80% संविधान जो है 1935 के एक्ट से लिया है, लेकिन उसमें से कौन सा जो है हमने नहीं लिया हुआ है, तो फंडामेंटल राइट हमने नहीं लिया, वो भाग 3 को हमने वहां से नहीं लिया। जब इस चीज को रखा गया तो 1945 में एक कमेटी बनाई गई जिसको बोला जाता है जतिन सप्रू कमेटी। ठीक है, जतिन सप्रू नहीं, तेज बहादुर सप्रू कमेटी। तेज बहादुर सप्रू कमेटी के रिकमेंडेशन से ही जो नेहरू रिपोर्ट में जो फंडामेंटल राइट लिखे गए थे उनको दो भाग में बांट दिया गया। एक को बोला गया फंडामेंटल राइट, दूसरे को बोला गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा गया उसमें वो अधिकार लिखे गए, अगर उस अधिकारों का आपका हनन होता है तो आप जो है न्यायालय के पास नहीं जा सकते। लेकिन जो है भाग 3 में लिखा गया, अगर 12 से लेकर 35, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो प्रावधान किया गया, अगर उसका हनन होता है तो आप जो है उसके प्रति न्यायालय में जा सकते हैं। आप जो है उसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं। आशा करते हैं कि आप इसका बैकग्राउंड समझ चुके होंगे। अब आइए समझते हैं कि जो भारतीय संविधान है उनमें हमारे किन-किन राइटों का प्रावधान किया गया है। तो अगर मैं इससे पहले बताने से पहले मैं एक बात बता दूँ कि जब 26 जनवरी 1950 के टाइम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी हमारा जो संविधान था, उस संविधान में जो है कुल 7 फंडामेंटल राइट थे। लेकिन अब कितने हैं? अब हमारे पास 6 राइट हैं। एक है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन और राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन एंड कल्चरल एजुकेशन राइट, उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। एक-एक करके सबको चर्चा करेंगे। लेकिन जो 7वां जो इसमें आपको दिख नहीं रहा है उसको बोला जाता था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसको क्या किया गया कि जब संविधान का 44वां संशोधन हुआ, 44 अमेंडमेंट, ठीक है? तो उसमें क्या किया गया कि जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है ना, इसको आपके फंडामेंटल राइट से निकाल कर, यानी आपके मूलभूत अधिकार से निकाल कर इसको क्या बना दिया गया? इसको बना दिया गया लीगल राइट। ठीक है, इसको बना दिया गया लीगल राइट और इसका प्रावधान कर दिया गया आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 31 में इसको प्रावधान था, लेकिन आर्टिकल 31 के बदले एक और आर्टिकल जोड़ा गया 31 ए, जिसमें ये बताया गया कि 44वें संशोधन के बाद जो है आपका जो है राइट टू प्रॉपर्टी का जो है फंडामेंटल राइट यानी कि मूलभूत अधिकार खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपके लिए जो है एक लीगल राइट रहेगा, यानी ये आपका विधिवत जो है आप पे इस पे अधिकार रहेगा, विधि के द्वारा दिए गए कानून के द्वारा अधिकार रहेगा। अगर इसको कोई छीनता है तो वो आपको बताएगा कि आपसे क्यों लिया जा रहा है और इसका जो है मुआवजा वेतन जो भी है उसको आपको दिया जाएगा। तो याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान जब मूल संविधान था उसमें कितने आपके फंडामेंटल राइट लिखे गए थे, तो आप याद रखेंगे 7 फंडामेंटल राइट थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद जो है उसमें से ये राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट डिलीट करके उसको कहाँ जोड़ दिया गया? उसको जोड़ दिया गया लीगल राइट में। तो अब हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा लीगल राइट टू प्रॉपर्टी है। अब हमारा जो प्रॉपर्टी है वो एक लीगल राइट है, अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये कुछ इनके प्रावधान थे, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अब आइए एक-एक करके सभी को हम चर्चा में करते हैं कि इनमें क्या-क्या प्रावधान हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो आपका राइट टू इक्वालिटी शुरू होता है 14 से 18 तक। लेकिन इससे पहले 2 आर्टिकल हैं, उनको समझना चाहिए, ज़रूरी है, ताकि तभी जाके हम जिनके 6 आर्टिकल 6 जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसको हम समझ सकते हैं। तो पहले उन 2 आर्टिकल को समझते हैं, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13। तो आइए समझते हैं। तो ये राइट टू इक्वालिटी जो है 14 से जो 18, उससे पहले हम 2 आर्टिकल समझते हैं। आर्टिकल 12, ठीक है। आर्टिकल 12 में बताया गया है राज्य की परिभाषा। स्टेट, ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, यानी इसके बाद जहां भी आपको स्टेट शब्द मिलेगा वो फंडामेंटल राइट यानी भाग 3 के कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में आपको यही समझना है कि इस स्टेट का मतलब क्या है। इस स्टेट का मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में हम शामिल करते हैं, आपको आइडिया है कि नहीं, इसमें हम शामिल करते हैं पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट, ठीक है। और इसी पार्लियामेंट में हम शामिल करते हैं लोकसभा, राज्यसभा और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके आएंगे लेजिस्लेटिव डिवीजन और इस डिवीजन में आएंगे आपके गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये लोकल गवर्नमेंट में आपके आते हैं म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायती राज और एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो संवैधानिक और भी कोई बॉडीज है तो वो सब किसमें आएंगे? राज्य में। यानी राज्य की परिभाषा है कौन सा? आर्टिकल 12। 12 क्या परिभाषित करता है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी? तो राज्य की परिभाषा में निहित किया गया है इनको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को। अब स्टेट गवर्नमेंट में है लेजिस्लेटिव डिवीजन, डिवीजन में है असेंबली, काउंसिल, उसके बाद गवर्नर को शामिल किया गया है। लोकल गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायती राज है और ऑल अदर जो भी कोई और संवैधानिक विधि है, कोई बॉडीज है वो भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में रखा गया पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को, एग्जीक्यूटिव को। पार्लियामेंट में लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। समझने वाली बात है कि इस स्टेट का डिफिनेशन देने का क्या मतलब है। तो आइए इसको ऐसे समझते हैं। फंडामेंटल राइट हमारे वो अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हमारे वो अधिकार हैं जिसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यानी राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसका मतलब क्या है कि ना सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, ना स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ना लोकल गवर्नमेंट कर सकती है, कोई और अदर एजुकेशनल बॉडीज है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यानी अगर ऐसा देखा जाए तो स्टेट का डिफिनेशन एक तरीके से और लिया भी जा सकता है। फंडामेंटल राइट को ये भी बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो स्टेट पे नियंत्रण रखने के लिए जो है नागरिकों को दिया जाता है।
तो स्टेट पे नियंत्रण रखने का मतलब क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार है, तो लोकतांत्रिक सरकार में स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है। अगर हमारे पास कुछ अधिकार नहीं रहेगा तो हम इन पे कैसे अपना वो रखेंगे? अब ऐसा अगर हमारे पास कुछ अधिकार ही नहीं रहेगा, जैसा सरकार के पास अधिकार है कि हमारे लिए वो अपने कानून बना सकती है, जो डीपीएसपी में बना लिखा गया है। लेकिन हमारे लिए कानून बना सकती है, लेकिन हमारे हमारे लिए उन कानूनों से वंचित नहीं कर सकती है जो हमें मूल संविधान में दिए गए हैं। हाँ, कुछ प्रोविजन के आधार पर यानी कुछ हालातों में जो है हमारे कुछ मूल अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। वंचित किया और न देना अलग चीज़ है। वंचित करने का मतलब कि वंचित किया जाता है, कुछ समय बाद आपको मिल सकता है। ना देना वो अलग बात है। ना देने का मतलब है कि उसका कोई प्रावधान ही नहीं हो, मिलेगा ही नहीं आपको। लेकिन वंचित किया गया है, कुछ समय के लिए किया गया है, लेकिन अब बाद में कुछ समय के बाद आपको दोबारा से मिल जाएगा। तो ये प्रोविज़न है। यानी यहाँ से आप जब भी फंडामेंटल राइट में स्टेट शब्द देखेंगे तो आपको इन 4 चीज़ों को 5 चीज़ों को ध्यान रखना है कि स्टेट का मतलब ये है कि इनमें सब कुछ इंक्लूड है। यानी स्टेट को ये पावर दिया गया है कि नागरिकों का जो मूल अधिकार है, उनको संरक्षण करना या फिर उनमें कोई हस्तक्षेप न करना, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? स्टेट की ज़िम्मेदारी है। अगर स्टेट इस चीज़ को नहीं निभा पाता है और स्टेट आपके विरुद्ध चला जाता है, यानी आपके फंडामेंटल राइट के विरुद्ध चला जाता है, तो आप उसके प्रति न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि नेहरू रिपोर्ट में कुछ जो प्रावधान ऐसे थे कि उसको 2 भागों में बाँट दिया गया था। एक भाग को बना दिया गया था जिसे लिख दिया गया था भाग 3 में, जिसे फंडामेंटल राइट बोला जाता है, और एक भाग को जो लिख दिया गया वो बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व में जो राइट लिखे गए हैं उसके प्रति आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन भाग 3 में जो राइट लिखे गए हैं उसके प्रति आप न्यायालय में जा सकते हैं। आशा करते हैं आप ये समझ चुके होंगे कि आर्टिकल 12 में क्या प्रोविजन है। आर्टिकल 12 में ये है कि आर्टिकल 12 में ये बताया गया आर्टिकल की स्टेट की क्या परिभाषा होगी। स्टेट की परिभाषा क्या होगी आप समझ चुके हैं। अब स्टेट को जो है पावर दे दिया गया है, स्टेट की परिभाषित कर दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 13 सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि पार्लियामेंट को ये अधिकार होता है कि वो मूल संविधान के तहत जो है कानून बना सकती है। लेकिन आर्टिकल 13 में ये प्रोविजन दिए गए हैं कि अगर मूल अधिकारों को मूल अधिकारों से संबंधित कोई ऐसा कानून बनता है जिससे मूल अधिकारों का हनन होता हो, तो सरकार द्वारा बनाए गए उतने कानून को निलंबित कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे जो है नागरिकों के मूल अधिकारों का जो है हनन होता हो। और ये अधिकार आपको पता है आर्टिकल 38 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जितने भाग पे यानी जितने कानून पे जो है मतलब मूल अधिकारों का हनन हो रहा है उस पे जो है रिट जारी कर सकती है। रिट जारी करने का मतलब उस पे रिट कर लगा सकती है। तो रिट पढ़ेंगे आगे जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, लेकिन रिट का मतलब ये रिट जारी करने का मतलब ये होगा कि वो उतने कानून का जो है वो उतना कानून जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा होगा वो निलंबित हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर उसमें वो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर दे तो निलंबित हो जाएगा। निलंबित होने के बाद या वो अगर कानून तो बना रहेगा, लेकिन जिससे हमारा मौलिक अधिकारों का हनन होगा वो निलंबित हो जाएगा। लेकिन अब निलंबित होगा तो हो सकता है कि आगे चल के सरकार इसमें कोई प्रावधान लगा के बोल दे कि नहीं, आर्टिकल 13 के अनुसार जो है कोई इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जारी कर सकता है। तो इसलिए जो है संविधान में 24वां संशोधन करके, ठीक है, संविधान में 24वां संशोधन किया गया, और 24वां संशोधन कब किया गया? 1971 में। और संशोधन करके इस आर्टिकल 13 में एक चीज लिखवा दिया गया कि आर्टिकल 13 जो है इसके आर्टिकल 13 पे जो है आर्टिकल 368 जो है वो निहित नहीं होता है, यानी इस पे लागू नहीं होता है। जब 368 इस पे लागू ही नहीं होगा तो संविधान में आर्टिकल 13 पे संशोधन होगा ही नहीं। आर्टिकल 13 में संशोधन होगा ही नहीं। तो 368 आपको पता है पावर देता है क्या? संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। जब संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया आर्टिकल 13 में लागू ही नहीं होगा तो आर्टिकल 13 में जो है का जो पावर है वो पावर हमेशा बना रहेगा। वो क्या बना रहेगा? मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बनी विधियों का निलंबन करना। तो अभी दोनों तरफ से सिक्योर हो जाएगा हमारा फंडामेंटल राइट। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए। आर्टिकल 12 में है स्टेट की परिभाषा, आर्टिकल में 13 में है क्या कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बनी विधियों का निलंबन, और इस पे जो है आर्टिकल 368 लागू नहीं होता है। आर्टिकल 38 जो आप समझते हैं ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उपचार, तो उपचार कर दिया इनका। आइए आगे कुछ समझते हैं और भी पॉइंट। आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी समझते हैं, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 3 तक। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ पे इक्वालिटी है नहीं, हम बात करने वाले हैं हम राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, यानी स्टेट की नजर में, जो मैंने स्टेट की आपको परिभाषा बताई, स्टेट की नजर में जो है जितने नागरिक हैं वो समान होंगे, वो समान होंगे। तो आइए अब हम देखेंगे कि ये जो समानता है वो किस किस बेसिस पे दी गई है, यानी इसके कुछ उपबंध हैं, वो उपबंधों को हम चर्चा करेंगे कि वो किस बेसिस पे जो है इनको आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो पहला हमारे पास टॉपिक है आर्टिकल 14। तो आइए आर्टिकल 14 को देखते हैं। देखिए आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार। कानून के प्रति समानता का अधिकार का मतलब यह है कि ये जो प्रावधान है ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए दिया गया है। गैर नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए दिया गया है। ठीक है, यानी कानून के प्रति सबको समानता का अधिकार है। यानी समानता का आशय यह है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किया जा रहा हो। तो उनके साथ विधि के समक्ष कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी विधि के समक्ष जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो चाहे नागरिक हो या फिर गैर नागरिक हो। ठीक है, तो विधि के प्रति जो समानता है वो सबके लिए बराबर रखा गया है। अब कुछ लोगों के मन में बात आ रहा होगा, सर फैसिलिटी तो दी जाती है, लेकिन फैसिलिटी अलग चीज है। फैसिलिटी का मतलब यह है कि अगर जो जैसा व्यक्ति है, ठीक है, तो समानता का अधिकार देने का हक जो है वो किसके पास होता है? जज के पास, यानी विधि का जो जज होगा, यानी जो न्यायालय में जो जज होगा, तो जज जैसा फैसला सुनाएगा वो सबको एक नजर में एक समान रख के सुनाएगा। अगर कोई मर्डर है तो मर्डर की जो है अगर प्रवृत्ति एक जैसी है तो सजा भी एक जैसी होगी, अगर प्रवृत्ति अलग अलग है तो वो सजा भी अलग हो सकती है।
अब वहाँ पे आप इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि हमारे साथ जो है समानता नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है? कि अगर आपके पास कुछ अपराध का मुकदमा चल रहा है, अगर उस अपराध उस न्यायालय से संबंधित नहीं है, तो आपके लिए एक विशेष अदालत बनाई जा सकती है। न्यायालय चाहे तो आपके अपराधों को सही जल्दी खत्म करने के लिए ट्रायल कोर्ट भी बना सकता है। तो ये डिफरेंट थिंग है, लेकिन आपको कानून के प्रति समान सजा मिलेगी, सबको मिलेगी, देर मिलेगी, दुरुस्त मिलेगी, सबको मिलेगी। तो ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन याद रखेंगे। ये समानता का जो अधिकार है, यानी विधि के प्रति जो समानता का अधिकार है, इनमें से एक्सेप्शन है आर्टिकल 361 के तहत, ठीक है? आर्टिकल 361 के तहत जो है, इसमें से प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो है बाहर रखा गया है, यानी ये विधि के प्रति समान नहीं माने जाएंगे। ये विधि के प्रति समान नहीं माने जाएंगे, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने किसी भी संवैधानिक कार्य के लिए न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जो भी कानून बनेगा, अगर राज्य का कोई कानून बनेगा तो वो बनेगा राज्य के डिवीजन से, अगर सेंटर में कोई कानून बनेगा तो वो बनेगा पार्लियामेंट से। यानी जब सबकी सहमति पहले थी तो उसकी सजा राष्ट्रपति को क्यों मिले? प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद ही वो कानून बनता है, आपको पता है, लेकिन कानून तब बनेगा ना जब पार्लियामेंट से पास होगा। तो इसलिए जो है विधि के समक्ष किसको नहीं माना गया है? प्रेसिडेंट को नहीं माना गया और गवर्नर को नहीं माना गया है। हाँ, क्या गवर्नर पे क्या क्या गवर्नर पे और प्रेसिडेंट पे मुकदमा चलाया जा सकता है? हाँ, लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर पे मुकदमा सिविल केस में चलाया जा सकता है, और सिविल केस में मामला चलाने के लिए आपको जो है 2 महीना पहले जो है, अगर वो ऑन ऑफिस में है, मतलब ड्यूटी ऐसे समझिए कि अगर वो कार्यकाल में है, तो आपको 2 महीना पहले इंटीमेशन देना होगा उनको, अगर सिविल मामला चलाने के लिए। सिविल मामला चलाने के लिए जो है आपको 2 महीना पहले इंटीमेशन देना होगा राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल को, ठीक है? समझ सके हैं? अगला आर्टिकल है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में देखना है कि आर्टिकल में है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, पैलेस ऑफ बर्थ। यानी स्टेट को यह निर्धारित किया गया है कि स्टेट किसी भी हाल में धर्म जाति से, यानी लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। कौन नहीं कर सकती है? याद रखेंगे, स्टेट नहीं कर सकती है, राज्य नहीं कर सकती है, राज्य नहीं कर सकती है, बशर्ते राज्य को ये पावर दिया जाता है इसी आर्टिकल के आर्टिकल 15(3) के तहत कि वो भेदभाव खत्म करने के लिए कोई भी उपबंध लगा सकती है। तो इसके लिए आपको पता है ना, आरक्षण उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है? आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है। आर्टिकल 15(3) में भी आरक्षण से संबंधित है, और आर्टिकल 16(4) भी आरक्षण से संबंधित है। तो ये स्टेट जो है धर्म, जाति, लिंग, रेस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। हालांकि आर्टिकल 15 में 5 प्रोविजन है, 1 2 3 4 ऐसे करके 5 प्रोविजन है, पांचों को देख लेते हैं एक करके, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। देखिए आर्टिकल ए क्या कहता है, मतलब आर्टिकल 15 का ए, आर्टिकल 15 का ए क्या कहता है? आर्टिकल 15 का ये कहता है कि राज्य के पास इतनी पावर है कि वो सबके बीच समानता लाए, लेकिन वो किसी धार्मिक जो परंपरा चल रही है, अगर कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक परंपरा मान रहा है, यानी रिलीजन यानी धार्मिक परंपरा मान रहा है, तो उसमें स्टेट उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। जैसे आपको पता है कि हिंदू धर्म में 1 शादी करने का प्रावधान है, वहीं मुस्लिम धर्म में 3 शादियां करने का प्रावधान है। तो इसमें जो है सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन वो अलग बात है कि 3 तलाक में उन्होंने क्या वो इंटरफेयर क्यों किया, वो अलग चीज़ है, वो बाद में समझेंगे। लेकिन आर्टिकल 15(a) के तहत ये बोला गया है कि धर्म और जाति के आधार पर जो है वो भेदभाव नहीं करेगी, जो जिसका धर्म है वो उसे मान्य देगी, ठीक है? और उस धर्म का सम्मान करेगी, ठीक है? और आर्टिकल 15(2) में क्या कहा गया है? आर्टिकल 15(2) में ये कहा गया है कि अगर अगर भारत के संचित निधि से, यानी स्टेट के संचित निधि से अगर किसी भोजनालय का निर्माण किया गया है, या फिर किसी होटल या फिर किसी सार्वजनिक मनोरंजन पार्क का निर्माण किया गया है, या फिर सार्वजनिक कुआं, तालाब, ठीक है, स्नान घाट, सड़कों का निर्माण किया गया है, तो उस पे भी कोई भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि वो सरकार के संचित निधि से बनाया गया है। तो वो सबके लिए बराबर है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस बेसिस पे? धर्म, ठीक है, लिंग, जाति और जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक अपवाद है, आर्टिकल 15(2) के में एक अपवाद है। अपवाद क्या है? कि जो कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति हैं, कोढ़ से जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको कुआं नहीं, सॉरी, तालाब में स्नान करने की पाबंदी है, स्नान करने की पाबंदी है। उसके बाद आर्टिकल 2 में एक और प्रावधान है कि आप अगर शराब पी के अगर किसी हॉस्पिटल या फिर किसी होटल में जा रहे हैं, तो अगर होटल वाले आपको शराब पीने के कारण अगर आपको होटल में घुसने से मना कर दें, तो ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा, और इसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं समझा जाएगा, ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं समझा जाएगा। अब आर्टिकल 15(3) के तहत मैंने आपको बताया आरक्षण का प्रावधान किया गया, किस बेस पे? कास्ट के बेस पे। आर्टिकल 14 में ये बताया गया है कि स्टेट चाहे तो आरक्षण दे सकती है, किस बेसिस पे? पिछड़ी जाति यानी कास्ट के बेसिस पे, ठीक है? और इसका कोई डिफिनीशन नहीं है, तो वो स्टेट ही तैयार करेगी कि इस का परिभाषा क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी, ठीक है? सामाजिक और शैक्षणिक जो
अगर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको मतलब बराबर करने के लिए सरकार की क्या परिभाषा रहेगी, ये संविधान में नहीं दिया गया है। संविधान में कुछ ये दिया गया है कि संविधान में आर्टिकल 15(4) में ये बताया गया है कि पिछड़े वर्गों के लिए सरकार चाहे तो कोई प्रावधान कर सकती है और उनको जो है बराबरी का जो है मसौदा दे सकती है ताकि उनका भी विकास हो सके। तो वो क्या करेगी, आरक्षण के तहत ही करेगी। अब आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 जो है एक्चुअली 2000 में जोड़ा गया था, ठीक है? आर्टिकल 2000 यानी ऐसे बोलते 93वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 2000 सन 2000 में आर्टिकल 15(5) को जोड़ा गया। 15(5) में ये जोड़ा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें अल्पसंख्यक को छोड़ के बाकी जो सब अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग हैं, उनको जो है एज़ पर रूल जो उनको आरक्षण दिया जाएगा। एज़ पर रूल उनको आरक्षण दिया जाएगा क्योंकि यहाँ बात हो रही है ग्राउंड की। तो ग्राउंड का मतलब क्या है? ज़मीनी स्तर पे जो है आप भेदभाव को खत्म करें और इसके लिए जो है प्रोविज़न बनाएँ क्योंकि मूल अधिकारों का संरक्षण करना ज़रूरी है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 15। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 में क्या बोला गया है कि आर्टिकल 16 में है कि इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन मैटर टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी लोक सेवा में समानता का अधिकार, यानी सार्वजनिक नौकरियों में समान अवसर का अधिकार। अब इसको थोड़ा समझने वाली बात है। इसमें जो है एक्चुअल आर्टिकल 16 में जो है, आर्टिकल 16 में तकरीबन 5 भी प्रावधान किए गए हैं इसमें भी। 1, 2, 3, 4, 5। इसको इसलिए समझते हैं, कोई समझाएगा नहीं, लेकिन इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इसमें भी आरक्षण का बात आता है, तभी आपको आरक्षण समझ में आएगा कि आरक्षण ऐसे क्यों किया गया। क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी करना है, यानी समानता लाना है। तो जो समानता तभी आ सकती है या फिर उच्च वर्ग को निम्न कर दिया जाए या फिर निम्न वर्ग को उच्च कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मैटर फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब सिंपल सी बात है, यहाँ समझने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति 12th तक पढ़ सकता है, उसके पास उतना ही पैसा है। अगर कोई व्यक्ति एमबीए, बीसीए, एमसीए कर सकता है, उसके पास बहुत पैसा है। तो अगर 12th करने वाला व्यक्ति को हम कैसे समान पद पे बैठा सकते हैं? एक जो एमबीए का पद है, उसको हम 12th के पद से कैसे बराबर कर सकते हैं? इक्वल तो कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए सरकार को प्रावधान करने पड़ेंगे। तो प्रावधान कर ऐसा तो मूल संविधान में ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द इक्वल मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जो एमबीए के पद पे जो बैठेगा वो क्या होना चाहिए? एमबीए होना चाहिए। जो 12वीं क्लास के यानी ग्रुप डी तक जाएगा, वो 12वीं तक पढ़ा होना चाहिए। जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है उसमें सब ग्रेजुएट होने चाहिए। तो अब क्या है कि ग्राउंड लेवल पे अपॉर्चुनिटी दे सकती है सरकार, लेकिन दरअसल बात ये है कि कुछ केसेस में सबसे ज़्यादा अगर ग्रेजुएट जो है वो एक ही एरिया से आ रहे हैं, तो फिर समानता हो नहीं सकती। तो इसीलिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए, आर्टिकल 16 ए में बोला गया है कि सबको जो है नौकरी में समानता का अधिकार दिया जाएगा, यानी लोक नियोजन में समान अधिकार रहेगा सबको। लेकिन आर्टिकल जो 16(2) है, आर्टिकल जो 16(2) है, वो ये कहता है कि कमजोर वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों को नौकरी में आरक्षण दिया जा सकता है, यानी नौकरी में आरक्षण दिया जा सकता है। नौकरी में आरक्षण दिया जा सकता है। अब आर्टिकल 16(3) क्या कहता है? इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है कि संसद के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है जिसके द्वारा संघ या राज्य सरकार की सेवाओं में प्रदान होने वाले स्थानीय निवासियों की प्राथमिकता दी जा सकती है। जैसे आपने सुना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिजर्वेशन देती है, आरक्षण देती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, एक स्टेट गवर्नमेंट देती है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि 50% रिजर्वेशन रहेगा किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो ये जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, ये किसको पावर दिया गया है? स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने हिसाब से जो है राज्य में समानता लाने के लिए जो है राज्य की नौकरियों में जो है वो क्या कर सकती है? रिजर्वेशन दे सकती है। ठीक है, स्थानीय लोगों के लिए, मतलब अपने राज्य के क्षेत्र के लिए। आर्टिकल 16(4) में वही किया गया है कि पिछड़े वर्ग से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, तो यदि उस पद पे अपर्याप्त, जैसे मान के चलिए कि कोई 6 पोस्ट है, तो उसमें से जो है कम से कम 50% जो है वो डिवाइडेड होने चाहिए। 50% पे ऊँचे और 50% पे निम्न होने चाहिए। तो इसका जो है क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड कौन करेगा? वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा वहाँ के जो नियुक्ति मंडल है, वो इस चीज़ का डिसाइड करेंगे कि सभी वर्गों में जो है सेवाएँ जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी पोस्ट पे जो है बड़े हों और किसी पोस्ट पे जो है केवल छोटे ही हों। तो इसका जो है ध्यान रखा जाना चाहिए आर्टिकल 16(4) के तहत। 16(5) ये कहता है कि ठीक है, कि अगर मान के चलिए कि जो कोई पोस्ट है, तो पोस्ट की वरीयता यानी वरिष्ठ माने अगर वो हायर पोस्ट है, लोअर पोस्ट है, तो उसकी ऐसे पदोन्नति नहीं होगी कि जिसके अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति को वरिष्ठता का निर्धारण पदोन्नति की तिथि से माना जाएगा, ना कि नियुक्ति की तिथि से। यानी मान के चलिए कि अगर अब आप मान के चलिए कि मैं जो है 5 साल पहले एक कंपनी में जॉइन करता हूँ, सिंपल सी बात है, यानी कोई सरकारी सेवा में जॉइन करता हूँ। तो 5 साल पहले अगर मैं कोई सरकारी सेवा में जॉइन करता हूँ और कोई आज ही जॉइन किया हुआ है, अगर कोई बड़ा पोस्ट खाली हो रहा है, तो अब ऐसा नहीं है कि आपने आज ही जॉइन किया तो आज ही आपको जो है पोस्ट की वरीयता मिल जाएगी कि आप वो जो है नीचे से आ रहे हैं, आप निम्न से आ रहे हो, ऐसा नहीं है। आपकी जो वरीयता उस दिन से देखी जाएगी जिस दिन आपने जॉइनिंग किया होगा, जिस दिन आपने जॉइनिंग किया होगा, ठीक है? तो पदोन्नति की तिथि कब माना जाएगा? निर्धारण कब किया जाएगा? पदोन्नति की तिथि से माना जाएगा, ना कि नियुक्ति की तिथि से। ठीक है? तो वरिष्ठता अगर मान लीजिए कि अगर मैं 5 साल पहले आया हूँ, तो मैं वरिष्ठ हूँ। ठीक है? अगर आप नियुक्ति आपकी 5 साल पहले उससे मतलब नहीं है। ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब किसी भी अब ये इसमें एक प्रावधान और है, किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा अपने संस्था में नियुक्ति के लिए अपने ही धर्म से जुड़े लोगों के लिए कर सकती है। जैसे मान के चलिए कोई हिंदू मंदिर है। अब हिंदू मंदिर में जो है कोई हिंदू प्राध्यापक की ज़रूरत है, यानी संस्कृत पढ़ाने वाले की ज़रूरत है। वो चाहे तो अपने धर्म से संबंधित ही व्यक्तियों को जो है रिक्रूट कर सकता है। ठीक है? कोई मदरसा है, वो चाहे तो अपने ही धर्म से प्रति मौलवी को जो है उसमें प्राध्यापक के रूप में रख सकता है। ऐसी इसमें छूट दी गई है। तो आशा करते हैं आपको जो है आर्टिकल 16 भी समझ में आया होगा।
अब आइए समझते हैं आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 में है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का अंत। यानी कहने का मतलब है कि इसकी कोई वो नहीं है कि कोई परिभाषित टर्म नहीं है। ये पहले चलता था, अब उतना चलन में नहीं है। लेकिन ये जो ये अनटचेबिलिटी है, ये एक्चुअल जो है ये जातिवाद है। एक्चुअल क्या है, ये शब्द आने का मतलब क्या है, जातिवाद से रिलेटेड है ये। किससे रिलेटेड है? जातिवाद से संबंधित है। तो इसमें ये बोला जाता है कि अब जातिवाद जो है खत्म कर दिया जाएगा, केवल धर्म में रहेगा, केवल धर्म को मानने वाले रहेंगे, जातिवाद को खत्म किया जाएगा। तो इसलिए जो है अगर कोई इस चीज की धारणा रखता है, यानी जातिवाद को अभी भी फॉलो करता है, क्योंकि जातिवाद खत्म कर दिया गया है आर्टिकल 17 के तहत। अगर अभी भी कोई जातिवाद को फॉलो करता है, अगर वो पकड़ा जाता है या फिर उसके पास कोई कानूनी कार्रवाई हो जाती है उस पे, तो उसके तहत उसको 6 माह की सजा भी हो सकती है इस केस में। 6 महीने की सजा भी हो सकती है और साथ के साथ कुछ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, जो अनटचेबिलिटी के बेस पे ही ST एक्ट जो आपने सुना है, एक्ट जो है वो आया हुआ है, ताकि जो है ये अनटचेबिलिटी को टोटली जो है खत्म किया जा सके। हाँ, अगर कोई व्यक्ति को कोई बीमारी है, अगर कोई बीमारी है तो आप उससे जो है, आप उससे अगर वो बीमारी छूने से फैल जाती है तो बिल्कुल आप इस चीज को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन वो बीमारी छूने से नहीं फैलती है, तब उसको लिए जो है अगर आप उससे दूर करते हैं, तब जो है आपको इसके लिए कानूनी कार्रवाई आप पे की जा सकती है, अगर उसका कंप्लेन होता है तो। ठीक है। अब कोई दुकानदार इस बात से मना नहीं कर सकता है कि उसके दुकान पे जो आया हुआ व्यक्ति वो हरिजन है, इसलिए वो सामान नहीं देगा। तो ये फिर अनटचेबिलिटी है, मतलब ये अस्पृश्यता है। तो इसको खत्म किया जा चुका है, यानी अगर कोई दुकानदार है तो उसके पास सब कोई भी जा सकता है, सब कोई सामान खरीद सकता है। तो इसलिए जो है इस चीज को खत्म किया गया है। अगर ऐसा कोई कानून पाया जाता है तो उसको जो है सजा मिल सकती है। उसके बाद है आर्टिकल 18 को देखते हैं। आर्टिकल 18 में क्या है? आर्टिकल 18 में है एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी उपाधियों का अंत कर दिया गया है, यानी भारत से उपाधियों का अंत कर दिया गया है। भारत से उपाधियों का अंत करने का क्या मतलब है? उपाधियों का इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया क्योंकि आपने सुना होगा ना, अंग्रेज उपाधियां दिया करते थे, राय बहादुर, सर बहादुर, राय ज्यादा। तो वो इससे क्या होता था, ऊंच नीच बढ़ता था, समाज में उच्चता निष्ठा आती थी। इसलिए जो है उच्चता निष्ठा को खत्म करने के लिए टाइटल ही खत्म कर दिया गया। यानी भारत सरकार, भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति टाइटल के विरुद्ध होंगे, ऐसे उनको कोई भी उपाधि का अधिकार नहीं है। कोई भी वो उपाधि अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या क्या है? तो एक्सेप्शन याद रखेंगे। सेना, यानी जो हमारे आर्म फोर्सेस है, ठीक है, आर्म फोर्सेस को जो उपाधियां मिलती है, और जो शिक्षा से संबंधित यानी विद्या से संबंधित जो उपाधियां हैं, उसी को छूट दी गई है। बाकी सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जैसे आर्म क्या है, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ब्रिगेडियर, ये जो पद संबंधित है उसको ही आप यूज कर सकते हैं। और विद्या संबंधित जो भी आपको जैसे PhD किए हुए तो डॉक्टर लगा सकते हैं। तो यही आपको जो है इसकी छूट दी गई है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपको उपाधि नहीं, अपने नाम के आगे कोई भी आप टाइटल नहीं लगा सकते। जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब अलग चीज है, उस पर भी बात चल रहा है, लेकिन उस पर कोई कानून नहीं है। तो इसलिए जो है इसको मतलब उपाधियों का खत्म हो गया। कोई राय बहादुर, अब नहीं पहले बोला जाता था कि ये चक्रवर्ती, धर्म सम्राट, धर्म विजय, फलना राजा आ रहे हैं, तो वो सब खत्म कर दिया गया है। उसके बाद क्या है कि आप विदेशों से कोई उपाधि नहीं ले सकते जब तक आपके पास राष्ट्रपति की परमिशन ना हो। तो याद रखेंगे, विदेशों से अगर आपको कोई उपाधि लेनी है तो उससे पहले आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी है। तो बिना राष्ट्रपति के परमिशन से आप कोई भी उपाधि जो है विदेशों से नहीं ले सकते। ठीक है, नहीं ले सकते। लेकिन अब विशिष्ट सेवा से मतलब, अगर आपको पता है कि भारतीय संविधान में उपाधियों का तो अंत कर दिया गया, भेदभाव उत्पन्न हो इसके रोकने के लिए, परंतु भारतीय संविधान में कुछ उपाधियां अभी भी दी जाती है। जैसे सैनिक सेवा के लिए महावीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र। तो ये उपाधियां टाइटल नहीं है, ये मतलब वो नाम के पहले परमवीर चक्र विजेता नहीं लगा सकते। हाँ, वो ब्रैकेट में लगा सकते हैं कि हाँ उनको अशोक चक्र मिला हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि गजपति गजधीराज है, परमवीर चक्र विजेता, या फिर पद्म भूषण, पद्मश्री, माननीय श्री, श्री 108 श्री, ये सब खत्म कर दिया गया है। तो ये जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी भारत से जो है क्या खत्म कर दिया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया। अगर आपको विदेशों से कोई उपाधि लेनी है तो उसके लिए क्या आपको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और एक बात ध्यान रखेंगे कि राज्य के अधीन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, स्टार मार्क करके ध्यान से सुनेंगे। अगर आप राज्य के अधीन या फिर किसी विश्वास के पद पर हैं, ठीक है, अगर आपको किसी विश्वास के पद पर हैं, अगर आप बाहर जाते हैं, ठीक है, अगर आप बाहर जाते हैं, अगर आपको कोई उपहार भी मिलता है, उपहार समझते हैं, कोई भी गिफ्ट भी मिलता है, तो जब तक राष्ट्रपति का परमिशन न हो तब तक वो गिफ्ट आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तब तक वो गिफ्ट आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बातें, लाभ के पद पे आपको मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है कि लाभ का पद किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप वहां से जान सकते हैं कि लाभ का पद किसे कहा जाता है, और किस लाभ के पद के कारण किस किस ने अपनी कुर्सियां गंवाई है, अपनी मतलब पद से इस्तीफा देना पड़ा है इस लाभ के पद के लिए। तो वहां पे आप जान सकते हैं। ठीक है, और लाभ का पद संवैधानिक है या असंवैधानिक है, आप भी वहां से पढ़ सकते हैं इस चीज को। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं रोकेंगे। आगे जब हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा आर्टिकल से स्वतंत्रता का अधिकार, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल 9 बजे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।